अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई मरतबा आपके माइंड में इस तरह के सवाल तो ज़रूर आए होंगे कि मैं अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही अच्छी कैटेगरी के फंड सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, अच्छे फंड है। इसके साथ साथ मेरी हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट बिल्कुल टाइम पे करती है, यानी मैं बहुत ही रेगुलेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन इन तमाम कामों को करने के बावजूद, इतना रेगुलेशन मेंटेन करने के बावजूद मुझे वो रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर मिलना चाहिए। यानी मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ, जिस उम्मीद के साथ इंटर किया था कि मुझे इतना रिटर्न्स मिलेगा, उतना मिलेगा, वो रिटर्न्स मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में आती रहती हैं। ये आपके माइंड में आता है या नहीं आता है, ये एक अलग बात है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि क्या ये पॉसिबल है म्यूचुअल फंड के अंदर कि एक बंदा ऐसा है, कि इन्वेस्टर ऐसा है जो बिल्कुल अपनी पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे कैटेगरी के अच्छे फंड सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, बिल्कुल एसआईपी इंस्टॉलमेंट जो उनकी कट रही है टाइम पे, यानी रेगुलेशन के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। उसके बावजूद क्या म्यूचुअल फंड के अंदर ये पॉसिबल है कि उन्हें अच्छा रिटर्न्स न मिले? इसका जवाब क्या है? तो सर अगर शॉर्टली इसका जवाब दिया जाए तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है। कई इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल रेगुलेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद उनका फंड सिलेक्शन भी होता है तो बहुत अच्छे तरीके से किया गया होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं जिसकी वो उम्मीद लेकर आते हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड के अंदर मिलना चाहिए। तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, इसी के ऊपर आज की इस पूरी वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। और यकीन माने आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन सी गलती है, वो कौन से मिस्टेक्स या किन बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं जिसकी वजह से वो दिन हमें देखना पड़ता है, यानी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। हम जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी पोर्टफोलियो पहली बार क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पर हमारे को ऐसा लगता है कि जो भी फंड मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वो बिल्कुल 100 to 10% सही है, 100% वो सही है। मुझे ऐसा नहीं लगता रहता है कि कुछ गलती हो रही है मुझसे। नयापन में गलती का एहसास हो जाए तो इंसान गलती करना ही छोड़ देगा ना। तो शुरू में जब हम फंड का सिलेक्शन करते हैं तो वहां पर एक गलती हम कर जाते हैं कि हम उन फंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, जिनकी रेटिंग क्या होती है, अच्छी होती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर रेटिंग की बात आ गई तो मैं कहना चाहूँगा, कई मर्तबा मैं बोल चुका हूँ इस बात को अपनी वीडियो में कि भाई मुझे वो फंड पसंद है जिसकी रेटिंग कम से कम 4 स्टार की होनी चाहिए, 4 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए। ये चीज़ मैं भी कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। तो हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि रेटिंग को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी रेटिंग वाली जो कंपनी होती है, जो म्यूचुअल फंड को रेट करती है, आखिर वो किन चीज़ों को देकर रेट करती है। तो ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं जिनके पास्ट परफॉर्म को देखकर उन्हें रेट किया जाता है, समझ रहे कि नहीं? जैसे कैनरा रोबेको हो गया, एसबीआई हो गया, निपॉन इंडिया हो गया। इसके बाद जो भी फंड्स हैं उनके पास्ट परफॉर्म को देखा जाता है, कैसा उनका परफॉर्म रहा है, और उसके बेसिस पे उन्हें रेटेड किया जाता है, समझ रहे कि नहीं? अब एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि पास्ट परफॉर्म फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, इस बात को भी मैं बराबर बोलता हूँ। तो मेरे कहने का क्या मतलब है सर, क्या आपको रेटिंग नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, 100% आपको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेटिंग के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। क्या क्या देखने की ज़रूरत होती है? सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने की ज़रूरत होती है वो होती है स्टैंडर्ड डिवीज़न। दूसरा जो आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए शार्प रेशियो। तीसरी चीज़ जो आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए बीटा रेशियो। उसके बाद चौथी चीज़ जो आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए अल्फा रेशियो। इसके बाद इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। वो क्या है? फंड, जिस भी फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस तरीके से है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ये आपको देखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि उसके स्टॉक्स होल्डिंग्स कैसे हैं। क्या देखना है आपको? स्टॉक्स होल्डिंग्स। तो एक फंड के अंदर, एक स्कीम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए, तब साथ में रेटिंग आपको देखना चाहिए। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम सिर्फ रेटिंग को देखते हैं और वहीं पर फंड को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा एक रॉन्ग डिसीजन होता है।
देखिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एएमसी है, बहुत ही बिलीवेबल, भरोसेमंद है, जिसका नाम है एचडीएफसी। इसका एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। 2019 के अंदर इस फंड का रेटिंग 4 स्टार था, लेकिन 4 स्टार से इसकी रेटिंग को डिक्रीज कर दिया गया। और क्या कर दिया गया पता है आपको? 3 स्टार रेटिंग कर दिया गया। 3 स्टार, जी हाँ। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंड का परफॉर्म देखकर उन्हें रेटेड किया जाता है। फंड का परफॉर्म खराब हुआ तो उन्हें रेटिंग के अंदर, रेटिंग के मामले में डिक्रीज किया जा सकता है, जैसा कि एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली यहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर हो गई है तो अब हम बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की तरफ। देखिए, कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, आपकी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमारा दूसरा मिस्टेक क्या होता है? ओवर डाइवर्सिफिकेशन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो जाते हैं बाद में। देखिए, अब इस ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होते हैं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से 4 प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो के जो मैक्सिमम रिटर्न्स है ना, वो इंडेक्स की तरह हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मानकर चलिए बहुत सारी पोर्टफोलियो, मानकर चलिए, क्या ये रियल मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सारी पोर्टफोलियो जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर 25, 30, उसके बाद 40, इस तरीके से फंड होते हैं। इतने ज़्यादा फंड होते हैं। 25-30 तो आम बात हो गई है। अब सोच कर देखिए, 25-30 या 35 फंड है आपकी पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है? पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कई सारे फंड्स होंगे जो कि सेम कैटेगरी से होंगे, सेम कैटेगरी के फंड होंगे, कई सारे फंड होंगे। तो यहाँ पर आप सोच कर देखिए कि बहुत ज़्यादा फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके रिटर्न्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। ये रियलिटी है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, मान लीजिए अगर कोई आदमी ऐसा है जो ये सोचता है कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं थोड़ा थोड़ा करके सारे ही फंड्स के अंदर हमें निवेश कर देना है, तो आप सोच कर देखिए उनका रिटर्न्स किस हाल का हो जाएगा। भाई उनके रिटर्न्स तो इंडेक्स की तरह हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा उन्हें हर फंड में निवेश करके? वो फाइनली अपने इन्वेस्टमेंट को स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी कर सकते थे। तो वही वाला प्रॉब्लम यहां पर भी हो जाता है। तो ये पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरी दिक्कत क्या आती है आपको पता है? मैंने कहा ना कि सेम कैटेगरी के कई सारे फंड्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई वहां पर ओवरलैप हो जाए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्कीम ए है और दूसरा स्कीम बी है। आपने इन दोनों स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के स्टॉक होल्डिंग जो है ना बहुत हद तक के सेम है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा आपको पता है कि सेम स्टॉक में आपके पैसे निवेश होंगे, जिसकी वजह से आपको उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरी परेशानी ये आती है कि पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल राइट टाइम पर अपनी पोर्टफोलियो को आप रिव्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसे तो हर क्वार्टर में आपको अपनी पोर्टफोलियो को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देख पाते हैं तो एटलीस्ट 4 महीने 6 महीने के बाद आप अपनी पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिए। तो कई मरतबा नंबर फंड्स ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से आप रिव्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने पड़ते हैं आपको और डीपली चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। और चौथी परेशानी वो परेशानी है जो आपको बहुत नुकसान में डाल देती है। वो क्या है पता है आपको? फिर वही बात कि नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा होने की वजह से पोर्टफोलियो के अंदर आपके जो एक्सपेंस होते हैं ना वो ज़्यादा कटने लगते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा होने की वजह से एक्सपेंस ज़्यादा कैसे कटने लगते हैं, और वो कुछ इस तरीके के सवाल जनरेट कर सकते हैं। मानकर चलिए कि 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, 1 लाख रुपये। तो कहने वाले कह सकते हैं कि इस 1 लाख रुपये को हम 10 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो भी हमारा जो एक्सपेंस कटेगा ना वो 1 लाख रुपये का ही इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंस कटेगा। और इसको अगर हम 50 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें फिर भी 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने का ही एक्सपेंस कटेगा। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आप जोड़ कर देख लीजिएगा कि जब आप 10 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर किसी के एक्सपेंस होंगे 1%, किसी के होंगे 0.50%, 0.46%, इस तरीके से एक्सपेंस होंगे। तो ये 10 फंड के एक्सपेंस जोड़ेंगे और सेम इसी तरीके से अगर 50 फंड के एक्सपेंस जोड़ेंगे तो 50 फंड का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। ये बात हकीकत है कि एक्सपेंस जो आपको कट रहे हैं वो 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने का ही एक्सपेंस कटेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंस कट जाएगा, यहाँ पर कम एक्सपेंस कटेंगे। आपको लग रहा है कि आपने अच्छा फंड सेलेक्ट करके रखा हुआ है, रेगुलेशन के साथ आप SIP कर रहे हैं,
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बावजूद भी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ज़रूर इन मिस्टेक्स में से कुछ मिस्टेक्स आपने किए हैं। देखिए, अब इसके और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर्स करते ही करते हैं। इसीलिए मैं इन चीज़ों का और इन बातों का चर्चा किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस मिस्टेक्स के अलावा और कोई दूसरी तीसरी मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती है, और भी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही मेन है। तो फाइनली अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न्स गेन कर सके, तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त रेटिंग के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है, जो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देखना होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन को, शार्प रेशियो को, अल्फा रेशियो को, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। साथ ही साथ आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड करना चाहिए अपनी पोर्टफोलियो को, न कि ओवर डाइवर्सिफाइड। तो अगर आपको हाई रिटर्न्स गेन करना है तो फिर से कहना चाहूँगा कि आपको इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी पोर्टफोलियो पे गौर करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा अगर इस तरह की गलती हो चुकी है तो। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भी कुछ भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर, या नहीं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।